नमस्कार, माय उपचार के चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से एक बार डॉक्टर अंकिता ढेलिया है। लास्ट टाइम हमने इनसे खूब बातें करी थी, उन्होंने आपके सवालों के जवाब भी दिए थे और सबको इतना मजा आया था कि हमने आज हमारे साथ में आज आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सॉरी सो वेलकम डॉक्टर अंकिता, नमस्कार, वेलकम टू माय उपचार। नमस्ते, थैंक यू मुझे वापस बुलाने के लिए। आपने ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और आपके लिए उन्होंने ढेर सारे सवाल भेजे हैं, लेकिन हमारा आज का टॉपिक है सवाल। आप सबके हम सवाल भी लेंगे और डॉक्टर अंकिता से जो आज का टॉपिक है हमारा, उस पर बात भी करेंगे कि कैसे इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। सो डॉक्टर अंकिता इसके बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी अच्छी तरह जानती है, क्योंकि अभी अभी ये फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर हैं, पेशेंट्स को दवाई वगैरह देने में इन्वॉल्व रही थी और अभी बस खुद क्वारंटीन से निकल के आई है, जो प्रिकॉशंस के लिए किया जाता है। सो डॉक्टर अंकिता, बात आज की बातचीत यहीं से शुरू करते हैं कि ये बताइए, इम्यूनिटी हम होती क्या है, कैसे और क्या इसको बढ़ाया जा सकता है कि बस जो इम्यूनिटी हमारी है बस वही रहती है जिंदगी भर? देखिए, इम्यूनिटी मतलब क्या है? इम्यूनिटी है रोग निरोधक शक्ति। कोई भी रोग है उससे एक तो पहले तो रोग से बचने की शक्ति, कि रोग हमको आए ही ना, वो भी इम्यूनिटी होती है। फिर कोई अगर रोग आ गया तो उससे कैसे बचकर निकले, उससे कैसे लड़े, ये भी इम्यूनिटी है। और एक रोग जो पहले कभी हो गया है, आगे दोबारा अगर वो होता है तो वो और ज्यादा जल्दी हम उससे लड़ सके, ये भी इम्यूनिटी है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं, ये एक तरीके से समझ लीजिए जैसे बैटल फील्ड होती है ना, वहां पे जो हमारे सोल्जर्स फाइट करते रहते हैं, तो आप समझिए हमारा ये पूरा ये मानव शरीर को ना पुरुषा बोला गया है। पुरुषा मतलब पता है क्या है? जो एक शहर में रहता है, पुर बोलते हैं ना, नागपुर, कानपुर, शिवपुर, तो पुर शहर को बोलते हैं। पुरुष जो एक शहर में रहता है, तो ये पूरा का पूरा शरीर एक शहर जैसे है। यहाँ बहुत तरीके के जीवाणु बैक्टीरिया रहते हैं, अरबों खरबों जीवाणु बैक्टीरिया रहते हैं, और वो अच्छे होते हैं हमारे शरीर के लिए। पर कभी कभी कुछ ऐसे जीवाणु घुस जाते हैं शरीर में, घुसपैठ कर लेते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं। तो उनको, उनसे लड़के उनको मार बाहर निकालना या उनको खत्म कर देने का जो काम करते हैं, वो हमारे शरीर के कुछ सेल्स करते हैं, कुछ कोशिकाएं करती हैं, और वो होते हैं वाइट ब्लड सेल, जो सफेद रक्त के अंदर जो सफेद सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती है, वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। तो वो भी पार्ट होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, हमारे इम्यून सिस्टम के ही अंतर्गत आते हैं वो भी। और ये सारे के सारे एक लिम्फ करके एक फ्लूइड होती है जो घूमती रहती है सब जगह। तो देखा जाए तो सब समय हमारे अंदर ये जो सोल्जर्स बोल सकते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स है ना, ये हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे सिपाही हैं, जो सब समय लड़ते रहते हैं। अभी देखिए कितने सारे अदृश्य, इधर धूल या कुछ तो होगा ना हमारे चारों तरफ जो हम देख नहीं सकते, वो सब समय घुसते रहते होंगे, उनसे हम लड़ते रहते हैं। कभी कोई कीड़ा कुछ इधर उधर खाने में चला गया, वैसे तो ध्यान रखते ही हैं हम लोग, पर उससे लड़ते रहते हैं। तो रोजमर्रा के जीवन में ही हम बहुत कुछ ऐसी चीजों से लड़ते रहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर घुसना चाह रहे हैं। कभी कभी ये थोड़े ज्यादा भावी हो जाते हैं हमारे ऊपर और रोग पैदा करते हैं शरीर के अंदर। तो ये जो बुखार आना है, खांसी आना है, सर्दी आना है, असल में ये अच्छी चीज है। ये बताता है कि हमारे अंदर की रोग निरोधक शक्ति इतनी अच्छी है कि खांसना मतलब क्या, कुछ अटक गया, उसको शरीर बाहर फेंकना चाह रहा है। छींक मतलब क्या, शरीर कुछ बाहर फेंकना चाह रहा है। बुखार मतलब क्या, कि शरीर के अंदर ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये
लड़ रहे हैं, जब ये लड़ते हैं ना बैक्टीरिया के साथ, वायरस के साथ, तो शरीर के अंदर एक रिएक्शन, एक रिस्पॉन्स आता है, जिसके कारण बुखार आता है। बुखार अपने में कोई बीमारी नहीं है। बुखार का मतलब है कुछ तो अंदर गया जिसके खिलाफ लड़ाई चल रही है, जिसलिए बुखार आता है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि हमारी रोग निरोधक शक्ति अच्छे से काम कर रही है। अभी एक और चीज बताती हूँ आपको। ये अभी कुछ समय पहले ही जी। मैंने एक वीडियो बनाया था, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रेचेस करने का। मैं बताऊंगी उसके बारे में, कैसे अपने आप से कर सकते हैं यहाँ पे भी अपने सभी दर्शकों को। पर ये हमने अपने BND टीवी पे भी डाली है, मेरे चैनल पे भी डाला है, बैंगलोर आश्रम की तरफ से भी गया था। तो 2 दिन के अंदर करीब 1,00,000 लोगों ने उसको देखा और व्हाट्सएप पे सब जगह फैल गया। और कितने ही लोगों ने मुझे मैसेज किया, अरे ये मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कर रही हूँ, बच्चे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। इसमें मैं आपको मजे की एक और बात बताती हूँ। करीब 1.5 साल पहले मैंने उसमें से जो सबसे जरूरी एक्सरसाइज है वो बहुत 1.5 साल पहले भी डाली थी। तब एक तो बहुत कम लोगों ने देखी। जिन लोगों ने देखी उन्होंने मुझे क्या मैसेज किया, ये ना मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी, ये मैं फलाना ढिमकाना लोगों को बताऊंगी। मतलब क्या, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये दूसरों को बताएंगे हम, दूसरों के लिए है। अपने आप को हम समझते ना, हम तो वही फिट है, हमको क्या पकड़ेगा, हमको कुछ नहीं होगा। देखा जाए तो शुरू शुरू में भी जब ये विश्व में फैल रहा था, जो भी फैला हुआ है, बीमारी इतनी फैली है, तो अपने था ना, चलो अपना तो अच्छा है, हम तो इतने रास्ते कितनी पानी पूरियां गटक जाते हैं, उसमें इतना कुछ होता है, हमको क्या होने वाला है। पर अब डर आया है लोगों में। तो अब लोगों को ये इम्यून सिस्टम का, अपने शरीर को तंदुरुस्त करने का, अपने शरीर को इतना अच्छा करने का कि कुछ ऐसे जीवाणु कीटाणु हमको प्रभावित ना कर सके, हमारे ऊपर असर ना कर सके, इसलिए ये इम्यून सिस्टम पे अब लोगों का थोड़ा सा झुकाव हो रहा है इस तरफ, थोड़ा सा इसमें रुचि जाग रही है, थोड़ी रुचि जाग रही है। इस तरफ लोगों का एक इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ, हमको भी अपना इम्यून सिस्टम अच्छा करना चाहिए, पकड़े ही ना तो, क्योंकि इतने लोग दिख गए ना, अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग भी बीमार हो रहे हैं। तो अब थोड़ा इंटरेस्ट जाग रहा है इस टॉपिक की तरफ। और एक और चीज इसी में मैं बताना चाहूंगी आपको कि अगर आप देखें ना, अभी कोरोना वायरस को ही चलिए आप पकड़िए, देखा जाए तो कुछ नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार यही तो है। कुछ लोगों को हाँ लंग फेफड़ों तक जाता है, इन्फेक्शन करता है, पर आप देखें तो ज्यादातर लोग जल्दी ठीक होके आ जा रहे हैं। कितने तो ऐसे होंगे जिनको हुआ होगा और पता भी नहीं चला होगा और वो घर पे अपने ठीक भी हो गए होंगे। हर गांव गांव में हर जगह थोड़ी ना टेस्ट कर रहे हैं लोग। जी। हाँ, जिनको साथ में बोलते हैं उम्र काफी ज्यादा है, या फिर जो बोला जाता है कोमॉर्बिड कंडीशन, डायबिटीज है या फिर कोई और पहले से बीमारी है, ऑटो इम्यून बीमारियां जो बोलते हैं, बड़ी कुछ बीमारी है पहले से, हाँ उनको थोड़ा खतरा होता है। पर अदरवाइज क्या, 2% 3% लोग मर रहे हैं, उससे ज्यादा तो बाकी चीजों से मरते हैं। इसके पहले हर किसी को जब सर्दी होती थी, खांसी होती थी, तो क्या अलग करते थे? क्या हर किसी का इबोला वायरस, स्वाइन फ्लू, इसकी जांच कराते थे? नहीं। ये बीमारी उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा इसका डर है। और एक और चीज, अभी टेस्ट की भी इस पे, मेरा तो इस पे बहुत बहुत पहले से ही है, जब से मेडिकल करते थे ना, हम्म। मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य रहा कुछ बहुत अच्छे डॉक्टरों के साथ काम करने का। तो हमेशा ये होता था, टेस्ट क्यों करते हैं, कोई भी बीमारी है, जब एक डॉक्टर टेस्ट लिख के देता है, टेस्ट का मतलब क्या है, क्यों कोई टेस्ट कराना है? अपना जो डायग्नोसिस हुआ, हमने जो जांच की, उसको कंफर्म करनी है। चलो थप्पा लग जाए, हाँ ये ही बीमारी है, या हमको ये लगता है ये बीमारी है तो ये ही है। और एक बीमारी पता चली तो उसका इलाज हो जाएगा। चलो मलेरिया निकला तो मलेरिया का इलाज हो जाएगा, टाइफाइड निकला टाइफाइड का इलाज हो जाएगा। यहाँ अगर आज कोविड निकल भी गया तो क्या, चाहे है चाहे नहीं है, इलाज तो एक ही है। इलाज तो सर्दी का, जुकाम का, बुखार का, फेफड़े में कुछ इन्फेक्शन हुआ तो उसका कर रहे हैं। कोविड का तो अपना कोई इलाज नहीं है। तो आप चाहे जी। टेस्ट कराएं चाहे नहीं कराएं, इलाज एक ही होना है। फिर उस टेस्ट में भी काफी चल रहा है अभी, कहीं जनरल लोगों को पॉजिटिव बना देते हैं, जनरल नेगेटिव चल रहा है, तो उसकी कोई खास वो नहीं है।
मेरी बात हो रही थी कुछ हमारे बहुत सीनियर लोगों से, बोल रहे थे असल में तो लंग में कुछ है या नहीं है वो हमको HRCT जो सीटी स्कैन करते हैं उससे पता चलता है। तो ये सब चल रहा है, पर अगर देखा जाए तो इस पूरी लड़ाई में जो आज पूरी दुनिया इस एक छोटी सी वायरस से जो लड़ रही है, इसमें अगर कोई जीत के सामने आ रहा है तो वो कौन है? जिसकी रोग निरोधक शक्ति बढ़िया है। बिल्कुल। जिसकी रोग निरोधक शक्ति बढ़िया है, 2 दिन भले वो छींकेगा, या कितने तो एसिम्टोमेटिक जिनको कुछ हो ही नहीं रहा है उनकी रोग निरोधक शक्ति इतनी अच्छी है, वायरस घुसी भी है पर कुछ खास हो नहीं रहा है शरीर के अंदर, वो अच्छे खासे कुछ दिन में नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। पर अगर एक चीज है जो सच में इससे बचा रही है, लोगों को इससे दूर रख रही है और लोगों को अच्छा रख रही है, तो वो है अच्छा इम्यून सिस्टम, अच्छी रोग निरोधक शक्ति। ये ही चाहिए आज के दिन में। और इसके बहुत आसान उपाय हैं, कुछ आहार के द्वारा, कुछ व्यायाम के द्वारा, कुछ प्राणायाम के द्वारा अपनी रोग निरोधक शक्ति को बहुत अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, बताइए ऐसे कौन से आहार हैं और ऐसे कौन से व्यायाम या स्ट्रेचेस हैं जिनसे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? तो मैं आपको बताऊंगी पहले तो आहार। तो आहार में कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक है अपना हल्दी। शुरू से ही बोला गया है कि हल्दी में बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं, कि शरीर के अंदर वायरस क्या करती है ना, शरीर के अंदर जब जाती है, सॉरी, वायरस लिविंग चीज नहीं होती, तो बहुत ज्यादा लंबे समय नहीं रहती है शरीर के अंदर। पर जब वायरस शरीर के अंदर जाती है तो शरीर के अंदर एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, वो लाती है। तो सीधे शब्दों में क्या होगा, अंदर में वो बुखार आता है, फिर सर्दी, ये सब कुछ आता है। फेफड़ों तक पहुंचे तो आपका क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन होने का होता है, या कोई भी और, इसको छोड़िए, कोई और बैक्टीरिया है, कोई कीटाणु है शरीर के अंदर जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो अभी हल्दी का पता है क्या है, हल्दी पानी में नहीं घुलती है, हल्दी घी या फैट सोल्यूबल होती है, तो हल्दी घी में, तेल में, ये सब में घुलती है। तो हल्दी हल्दी फाँक लेते हैं, कई लोग पानी से ले लेते हैं या पानी में उबाल के लेते हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा करती है अगर हल्दी को आप कूट के, या पाउडर ले रहे हैं तो पाउडर को, नहीं तो कच्ची हल्दी लेते हैं उसको कूट के घी में मिला के खाएं, या एक चुटकी भी घी डालते हैं तो वो शरीर के अंदर ज़्यादा अच्छी जाती है। अपने ये श्री श्री तत्वा में तो टर्मरिक प्लस बनाए हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी से ऐसे इस तरीके से किया गया है, वो नैनो पार्टिकल में डाल देते हैं टर्मरिक को, जिससे वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाती है और अब्सॉर्ब हो जाती है। तो या तो आप वो नैनो पार्टिकल टर्मरिक लें, आपको जहाँ पे भी नैनो करक्यूमिन मिलती है, नहीं तो घर पे अगर हल्दी लेते हैं तो हल्दी को कूट के उसको घी में मिला के लेना चाहिए, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल होती है, तभी वो हमारे अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब होती है। एक होता है हल्दी, दूसरा होता है अपनी काली मिर्च जो होती है ना, जो गोल मिर्च बोलते हैं जिसको, काली मिर्च साबुत, उसको भी पीस के, वो भी हल्दी और घी के साथ मिला के आप ले सकते हैं। उसको भी घी में मिला के ज़्यादा फायदा करती है पानी के बदले। तो कई लोग अपने काढ़ा बना के लेते हैं, काढ़ा तो ठीक है, पर घी में या तेल में या सरसों तेल में, ये सब में मिला के लेने से उसका फायदा ज़्यादा होता है। तो एक तो हो गया हल्दी और काली मिर्च, ये तो बहुत अच्छा करता है। फिर दूसरा क्या होता है, अभी ऐसे माहौल में, सीजन ऐसा है, मौसम बदल रहा है, देखिए इम्यूनिटी तो सिर्फ एक इस वायरस के लिए नहीं है, इम्यूनिटी सबके लिए अच्छी है, सारे ही तरीकों के रोगों से बचाती है हमको और तंदुरुस्त बनाती है। रोग आ जाए तो उससे कितने जल्दी लड़ के बाहर आ सकते हैं ये दिखाती है। तो इसके अलावा क्या होता है ना, थोड़ा आहार में इस तरीके का लेना कि हर तरीके के फल सब्जियां आए, तो 3-4 रंगों के फल लेना या अलग-अलग रंगों की सब्जियां लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हर तरीके के फल, हर तरीके की सब्जी में अलग-अलग तरीके के ये फाइटो मिनरल्स बोलते हैं, वो होते हैं। तो वो जिस मात्रा में हमारे अंदर आते हैं, उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो अलग-अलग रंगों के फल और ये लेना। और एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए वो है सफ़ेद चीनी। कोई भी प्रोसेस्ड चीज़ असल में तो, पर सफ़ेद चीनी बोलते हैं,
1 चम्मच सफ़ेद चीनी जो लेते हैं, वो काफ़ी घंटों तक हमारी इम्यूनिटी को लो करके रखती है। ऐसा गुरुदेव ने बताया था एक बार। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने कि थोड़ा-सा चीनी खाते हैं, सफ़ेद चीनी, 1 चम्मच चीनी कई घंटों के लिए हमारी रोग निरोधक शक्ति को दबा के छोड़ देती है। तो सफ़ेद चीनी और सफ़ेद मैदा, ये 2 चीज़ें तो मतलब इम्यून सिस्टम को खत्म करने का सबसे पहला उपाय है। और एक और चीज़ होती है, ये जो हम भाप लेते हैं ना, स्टीम लेते हैं, तो भाप में अगर अजवाइन और सौंठ डाल दिया जाए और फिर उसकी भाप लेते हैं, तो बोलते हैं अगर कोई जीवाणु हमारे नाक में या मुंह से घुसे भी हों, तो वो इसके पहले कि हमारे फेफड़ों तक जाए ऊपर ही खत्म हो जाएंगे। तो सौंठ और अजवाइन डाल के, सौंठ होती है ड्राई जिंजर जिसको बोलते हैं, सूखी हुई अदरक, तो उसको पाउडर कर लेते हैं, उसको कूट लेते हैं। सौंठ और अजवाइन का भाप, वो भी बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी बदलते मौसम में तो भाप लेना, कुछ काढ़े लेते रहना, ये सब अच्छा होता है। अभी काढ़े भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कैसे कैसे ले सकते हैं हम। एक होता है हमारा, आप चाहे तो यही वो हल्दी का, अजवाइन का, ये सब का लें। पर अगर हल्दी का काढ़ा बनाते हैं ना, तो उसमें 1 बूंद घी जरूर डाल लें, घी या तेल या कुछ भी ऐसा, क्योंकि वो घुलती अच्छी है उससे। फिर एक होता है, ये बाहर बहुत चलता है, बाहर इसको बहुत फैंसी नाम से बोलते हैं, CCFT बोलते हैं। अभी CCF क्या, कोरिएंडर क्यूमिन फेनल, मतलब अपना क्या, धनिया जीरा सौंफ। तो इसको बड़ा हाई फाई बहुत सुंदर से पैकेट्स बना के, इतने इतने से ऐसे आपके, आप इंडियन रुपीज में उसको बदलेंगे ना, तो वो आएगा आपका कितने, 2,000-3,000 रुपए की इतनी इतनी सी पैकेटें आती है, जिसमें 10-15 सैशे होंगे, जिसमें धनिया जीरा सौंफ मिलाया होगा, उसको CCFT बोलते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा होता है। तो 1 चम्मच धनिया जीरा सौंफ मिला के, पूरा वो मिश्रण का 1 चम्मच पानी में डाल के उबाला और फिर उसको पी लिया, तो उससे भी पूरा जो हमारा पैसेज है, पेट है, अच्छा साफ रहता है। तो अभी ये बोलेंगे इसका इम्यूनिटी में उल्टे तरफ से असर करता है। जैसे हमारे पेट में ना, हमारी जो आंतें होती है, हमारी आंतों में बहुत सारी बैक्टीरिया रहते हैं, गट बैक्टीरिया बोलते हैं, और इनका बहुत बड़ा सहयोग होता है हमारे पेट में कोई भी इन्फेक्शन आए उससे बचाने के लिए, या कोई भी अंदर के जो हमारे ऑर्गन होते हैं ना, ऑर्गन को क्या बोलेंगे, कोई भी जो अंग, ऑर्गन को हिंदी क्या, अंग, अंग अंग। अंग अंग, हाँ, कोई भी अंग समझ लीजिए, अंदर वाले अंग, अंदरूनी अंग जो है, तो उनमें कोई भी इन्फेक्शन या कुछ होता है ना अगर, तो ये बैक्टीरिया उसके खिलाफ बहुत अच्छा लड़ते हैं। और यही बैक्टीरिया है जो हमने कुछ खाया और कुछ गलत गया अंदर, उससे भी उसको बाहर फेंक निकालने में इनका बहुत फायदा होता है। तो ये जो CCFT जो बोलते हैं, धनिया जीरा सौंफ की जो चाय हमने बना के पी ली, इससे ये काफी खुश रहते हैं, तो ये बैक्टीरिया अच्छे रहते हैं इससे। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज है हमारी रोग निरोधक शक्ति अच्छा रखने का। फिर इसके अलावा तो एक तो होता ही है कि ताज़ा खाना, ये तो हम सब ऐसे भी जानते हैं, जो बासी खाना रख देते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा तला हुआ हुआ, या फिर वो एक ही तेल में बार-बार तल के खाना, ये सारी चीज़ें भी अच्छी नहीं होती रोग से लड़ने के लिए, क्योंकि धीरे-धीरे हमारी जो आंतों में जो अब्ज़ॉर्ब करने का होता है ना, वो चीज़ें खराब हो जाती हैं इनसे। तो उसको रोक के रखना थोड़ा सही है, ज़रूरी है। और इसके अलावा जो व्यायाम है ना, जो स्ट्रेचेस हैं, व्यायाम हैं रोग निरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, उनको जी। समझने के लिए पहले समझना होगा कि हम क्यों कर रहे हैं ये व्यायाम, है ना। तो क्या होता है हमारे शरीर में, जो ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो सबसे ज्यादा ये अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, इसमें क्या है, जैसे देखिए, एक तो हमारा दिल है ना, हार्ट होता है दिल, जो एक पंप जैसे होता है, मशीन होती है ना पंप, जिससे पानी जाता है एकदम आपके अपने बिल्डिंगों में सब जगह होता है, एक पंप होता है जिसके प्रेशर से, जिसके जोर से पानी ऊपर नीचे जाता है। तो हमारे शरीर में भी जो खून है, जो रक्त का संचार होता है अलग अलग धमनियों में, उनके लिए तो हार्ट होता है, दिल होता है, जो एक पंप जैसे
सारे समय ऐसे पंप करता रहता है, जिसके कारण इन धमनियों में रक्त जाता है। अब एक दूसरी अलग एक लिक्विड होती है, फ्लूइड होती है, जो हमारे शरीर में जाती है, जो पानी जाता है, जिसको बोलते हैं लिम्फ। ये लिम्फ का कोई पंप नहीं होता है, और ये लिम्फ ऐसी नहीं है दिल से चालू हो रही है या कहीं से, ये अलग अलग अंगों से चालू होती है, और वहां से सारे जो कचड़ा पट्टी है, आप समझ लीजिए, उन सब को लेके वापस ऊपर आती है। और फिर जहां जहां अलग अलग जगह हमारे लिम्फ नोड होते हैं, ये आप समझ लीजिए बैटल फील्ड है, जहाँ पे असल में कीटाणुओं और हमारे शरीर की कोशिकाओं के बीच में लड़ाई होती है, और ये इन कीटाणुओं को मार कर खत्म कर देते हैं। तो ये जगह जहां जहां होती है, ये लिम्फ नोड्स होते हैं। तो कान के आगे पीछे, गले में, गर्दन में, फिर पेट के बीचों बीच, फिर जो हमारी जंघा की जो फोल्ड होती है वहां, फिर घुटने के पीछे, ये सब जगह पे बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं। तो यहाँ पे असल में ये लिम्फ ले लेके आती है इन बैक्टीरिया को, और वहां पे सारी लड़ाई होती है। और फिर उसके बाद ये लिम्फ ऊपर आती है, और यहाँ ऊपर में आप समझ लीजिए अपर चेस्ट में खून के साथ मिल जाती है, वो सारे को वापस खून में डालती है, और सर्कुलेशन में फिर चला जाता है ये पानी। तो लिम्फ का क्या है ना, इसका कोई पंप नहीं है। तो लिम्फ के फ्लो को अच्छा अगर रखना है, तो हमको मूवमेंट करना होता है, व्यायाम करना, हिलना डुलना बहुत आसान है। और कैसा हिलना डुलना, कोई भी तरह का पंपिंग एक्शन करना। तो रिपीट पंप करते हैं ना, कोई भी चीज को पंप कर रहे हैं, तो उससे लिम्फ फ्लो अच्छा होता है। ये सारी की सारी लिक्विड नीचे से ऊपर तक आ पाती है, क्योंकि इसको जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना हमारी धरती का, ग्रेविटी जो बोलते हैं, इसके उल्टा आना होता है। तो कोई भी पंपिंग करते हैं तो उससे लिम्फ का फ्लो अच्छा होता है। तो देखिए, एक होती है हमारे कान के आगे पीछे होती है काफी सारे लिम्फ नोड्स। तो कान को अगर हम पकड़े और ऊपर नीचे करें, तो ये देखिए एक तरीके का पंपिंग हो गया। तो ये बहुत अच्छा होता है, कान पकड़ा और ऊपर नीचे थोड़ी देर तक करते रह सकते हैं। इससे, और इससे एक और फायदा होता है, पता है, हमारे गले में जो टॉन्सिल होते हैं ना, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं, इम्यून सिस्टम में आते हैं। लिम्फेटिक तो क्या, इम्यून सिस्टम में आते हैं। तो पहले ही कुछ अंदर गलत सलत हमने खाया, या गलत कुछ हमारे नाक से गया, तो वो टॉन्सिल पहले ही अंदर नहीं जाने देंगे। इसीलिए कई बार कुछ बीमारी होती है तो टॉन्सिल फूल जाते हैं, बोलते हैं ना कि वो वहां पे, मतलब यही है कि वो ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं वहां पे। तो ये जब हम करते हैं, तो इसको ऑस्टियोपैथी में ऐसा बोलते हैं, इसमें टॉन्सिल भी डिसब्लॉक होते हैं। तो ये टॉन्सिल के लिए भी अच्छा होता है। इधर उधर की लिम्फ नोड में तो पंपिंग करता ही है, टॉन्सिल के लिए भी बढ़िया होता है। तो एक होता है कान ऊपर नीचे करना, थोड़ी देर करेंगे ना तो कान अपने गर्म होने लग जाते हैं, पर ये बहुत अच्छा होता है। फिर काफी सारी होती है हमारे गर्दन में, फिर आर्मपिट में, ये सब जगह में होती है। तो इसके लिए जो कंधा होता है ना हमारा, कंधे को ऊपर नीचे करना, बैठे बैठे ये सब कभी भी कर सकते हैं। इसका ऐसा नहीं है अलग से समय निकाल के करना है। टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कंधे ऊपर नीचे कर लीजिए। तो आप अपनी रफ्तार से करिए, तेज करना है, धीरे करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो पंप है ना, पंप अपनी कोई भी स्पीड पे चले। तो ऊपर नीचे, ये सब देख के लगते हैं इतने सिंपल है, साधारण से हैं, पर इनका फायदा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और रोज जो लोग करते हैं वो तो देखते हैं, उनको छोटी छोटी चीजें असर नहीं करती शरीर में, बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये ऊपर नीचे। सो ये ऑस्टियोपैथिक फिर टेक्निक है। नहीं, ये तो बस, ये तो जनरल पंपिंग है। ये तो ऑस्टियोपैथी तो मैं आपको बता रही थी, उसमें एक बोलते हैं कि ऐसा कान को जोर खींचते हैं तो टॉन्सिल डिसब्लॉक होते हैं, अपने से ऐसा नहीं करने का। ऑस्टियोपैथी कोई अच्छे ऑस्टियोपैथ के पास जाके करना चाहिए। जो अपने आप से करने की ऑस्टियोपैथी होती है, ये थोड़ी गड़बड़ी होती है ये हमेशा किसी अच्छे ऑस्टियोपैथ के पास जाके ही कराना चाहिए। वो समझते हैं, क्योंकि इतने कनेक्शन होते हैं। हम, कई लोग करते हैं, एक दो छोटा छोटा सीख लेते हैं, इधर हाथ रखो सांस लो, इधर हाथ रखो सांस लो, कुछ तो करते हैं। पर ठीक है, थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, पर ऑस्टियोपैथी अपने आप करने वाली चीज नहीं है। ऑस्टियोपैथी एक अच्छे ऑस्टियोपैथ के पास जाएं, करें। और ये बहुत लंबा कोर्स होता है, अभी कई जगह फैल गया है, 2 दिन 3 दिन कुछ कुछ करके लोग बोलते हैं हमने सीख लिया। पर ऑस्टियोपैथी 3 2 असल में तो 6 साल का कोर्स होता है।
अगर आप 12 के बाद करें, नहीं तो अगर आपने डॉक्टरी या फिजियोथेरेपी पहले कर रखा है, जब आपने अच्छे से शरीर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीखा है, उसके बाद 2 साल का मास्टर्स होता है अपनी श्री श्री यूनिवर्सिटी में, इंडिया में सिखाते हैं। तो अभी तो 3-4 बैचेस निकल गए हैं, बैचलर्स भी चल रहा है, मास्टर्स भी चल रहा है, वहाँ कराते हैं। काफ़ी अच्छे, दुनिया भर से, देश विदेश से लोग आते हैं, काफ़ी टीचर्स जाते हैं सिखाने, तो काफ़ी बढ़िया कोर्स होता है वहाँ इसका। तो अच्छा, हाँ, पर जो मैं बता रही ठीक थी, है। तो आप बता तो रहे थे ये तो कि जनरल पंपिंग है, ये तो मैंने ही बनाया है करके, कि इम्यून सिस्टम को पढ़ के स्टडी करके कि ये पंपिंग करने से बहुत अच्छा होता है। तो इधर उधर जो बहुत चीजें सीखी है उनको मिला जुला के ये बना है। तो ये इसको ऑस्टियोपैथी टेक्निक नहीं बोल सकते, पर हाँ, हुँ, काफी एनाटॉमी और ऑस्टियोपैथी का नॉलेज काफी काम आया है ये सब बनाने में। तो ओके। एक हुआ कान ऊपर नीचे, फिर ये है कंधे ऊपर नीचे। हुँ, तो ये भी करीब 20 बार 25 बार भी दिन में करें, ऊपर नीचे 25 बार बहुत है। फिर यहाँ छाती में ना ऊपर की तरफ एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। तो ये हुँ, ग्लैंड भी छोटे में तो बोलते हैं बड़ी होती है, बड़े होते होते बोलते हैं छोटी हो जाती है, पर ये रहती ही है। इसमें जो हमारे ये जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं ना, इसमें मेच्योर होते हैं, ये मतलब शरीर में बनते हैं, फिर ये जो पूरे के पूरे काम करने लायक जो होते हैं, ये यहाँ पे बनते हैं। तो ये थाइमस ग्लैंड को भी बोलते हैं, ऐसे टैप करें ना खाली, और ये टैप करते हुँ, करते आ, ये करे तो बहुत अच्छा होता है। इससे थाइमस स्टिम्युलेट होती है, तो जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल बनते हैं बढ़िया बनते हैं। और इससे कोई एक बीमारी जो एक बार हुई, जब दोबारा होती है तो उसका इतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स होता है हमारा कि हमको वो उतनी असर नहीं करती। तो मेमोरी सेल्स जो होते हैं, ये मेमोरी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं उनको, ये बहुत अच्छे बनते हैं, थाइमस में बनते हैं, वो टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। नाम वाम की तो कोई जरूरत नहीं है, आप बस ऐसा मुट्ठी बनाइए और यहाँ टैप करिए और बोलिए इसको थाइमस टैप बोलते हैं, टेम्पर टैप भी बोलते हैं। इससे बोलते हैं, जैसे कई बार छोटे बच्चों को या टीनेज में या कुछ एक होता है ना, बहुत टैंट्रम हो जाते हैं या बहुत इरिटेटेड जल्दी हो जाते हैं, जल्दी से छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, झल्ला जाते हैं, तो ये करने से बहुत फायदा होता है। अगर हमको भी लगता है हमारे अंदर ऐसा हो रहा है, घर पे दिन बंद है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये बीच में ये कर लेने का, इससे रोग निरोधक शक्ति भी बढ़ेगी और दिमाग भी अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें भी काफी फायदा करती है। फिर पेट में काफी होते हैं अपने, बोलते हैं लिम्फ नोड्स। तो इसके लिए क्या होता है ना, पेट को जैसे एक तो होता है कि सांस, आप तो भी उतना दिखेगा नहीं, पर फिर भी, तो जैसे पेट है ना अपना, तो एक तो कपाल भाती, ये सब वो वीडियो में दिखाया है पर मैं आपको दिखाती हूँ। कपाल भाती होता है। कपाल भाती क्या, सांस लेंगे अंदर और पेट अंदर छोड़ते हुए एक झटके से सांस बाहर छोड़ते हैं, कैसे, तो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ऐसे, तो एक ऐसे छुक छुक गाड़ी जा रही है ऐसी आवाज आती है, और पेट अंदर जाता हुँ, है। पेट को अंदर खींचते हुए सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो सांस छोड़ेंगे तो पेट से जैसे सांस हुँ। छोड़े और पेट को अंदर खींचेंगे, ऐसा। तो ये कपाल भाती भी, हाँ, अभी किसी को बहुत बीपी की बीमारी है, बीपी का प्रॉब्लम है, या जैसे हार्ट की कोई इशू है, हार्ट की दिक्कत है, तो कपाल भाती ना करे तो अच्छा है। पर वरना कोई कर सकता है उसमें, बाकी सब तो कोई भी कर सकता है, पर कपाल भाती उसमें थोड़ा छोड़ सकते हैं। और एक होता है अग्निसार, उसमें भी पूरा प्रॉपर अग्निसार तो नहीं, पर कम से कम इतना कि सांस ली, सांस अंदर लेंगे, रोकेंगे और पेट अंदर बाहर करेंगे और फिर छोड़ेंगे। तो ये भी बहुत फायदा करता है। तो ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बस सांस अंदर लेंगे, रोकेंगे, पेट अंदर बाहर, और फिर छोड़ देंगे सांस। तो ये भी क्या होता है, ये अपनी एक तरीके से पंप हो गया, पेट को पंप कर रहे हैं अंदर बाहर। तो खाली ऐसे भी बैठे बैठे पेट अंदर बाहर भी करेंगे ना, उससे भी फर्क होगा, पर दिक्कत होती है। तो सांस लेके रोक के करने से अच्छा होता है। सांस लिया,
रोका और पेट अंदर बाहर, और बस रिलैक्स। फिर काफी जो हमारी जंघा का फोल्ड होता है उसमें होती है, तो उसमें तो खाली आप पैर ऊपर नीचे करते रहिए, वो भी बहुत है। बैठे 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 पैर तितली जैसे ऊपर नीचे करते रहिए। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती है। और एक, अगर पूरे इम्यून सिस्टम का ये सब हुँ, छोड़ के एक चीज करनी है जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है, वो क्या है पता है? खड़े हो जाने का, अपने उंगलियों पे आए, फिर अपनी एड़ियों पे आए, उंगलियों पे आए, एड़ियों पे आए, उंगलियों पे आए, एड़ियों पे आए। ये तो ऐसे ही नहीं होता, तो कुछ पकड़ के करे, कोई रेलिंग पकड़िए, चेयर पकड़िए, उंगलियों पे आइए, पैर की एड़ियों पे आइए। तो टोज, हील्स, टोज, हील्स, पैर की उंगलियां, पैर की एड़ियां, उस पे ऊपर नीचे, ये सबसे अच्छा पंप है। हमारे जो पैर के पीछे काफ मसल होते हैं, बोलते हैं पैरों के ठीक पीछे वो जो निकले होते हैं ना, हुँ, उनको बोला जाता है कि वो हमारा दूसरा दिल है, सेकेंड हार्ट। क्योंकि ये सारे वेन्स में, सारे धमनियों में, सारे लिम्फेटिक चैनल्स में, सब जगह ये पानी जो ऊपर आता है, इवन जो अपने धमनियों में, वेन्स में जो खून आता है ऊपर, उसमें भी ये जो काफ मसल होते हैं, इनके पंपिंग से बहुत ज्यादा असर होता है। उनके कारण ही ये सब ऊपर आता है। तो ये ठीक है। उंगली पे आना, एड़ी पे आना, उंगली पे आना, एड़ी पे आना, पैर की उंगली पे आए, पैर की एड़ी पे आए, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये एक इकलौती चीज है जो पूरे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है। और ना सिर्फ ये, जिनको वेरिकोज वेन्स की शिकायत होती है, जिनके पैरों में सूजन आ जाती है, इन सब में भी बहुत फायदा करती है। हुँ, पर इम्यूनिटी तो सो अच्छी रखती ही है। हम्म, डॉक्टर अंकिता, हाँ। एक दर्शक पूछ रहे हैं कि आई हैव एलर्जी इश्यूज, थ्रोट एंड कॉफ, मुझे रोज एंटी हिस्टामिन लेना पड़ता है। तो इनका नाम है एसेंस ऑफ कश्मीर, इन्होंने अपना नाम एसेंस ऑफ कश्मीर रखा है। तो क्या जो कोई जिसको इतनी एलर्जी की परेशानी है कि सारे टाइम उन्हें एंटी हिस्टामिन दवा लेनी पड़ती है, तो क्या ऐसे लोगों को भी इससे मदद मिलेगी? बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और एंटी हिस्टामिन से ज़्यादा आप देखिए, अगर आपको भाप लेके फ़ायदा होता है, जो आपको वो अजवाइन और सौंठ वाला बताया ना, पानी में अजवाइन और सौंठ डाल के फिर उससे भाप लेके आप देखिए कैसे रहता है। देखिए, एक तो है, आप पहले पता करिए आपके आसपास ऐसा क्या है जिस चीज़ से आपको इतनी एलर्जी हो रही है। एंटी हिस्टामिन देखिए खराब दवाई नहीं है, पर रोज लेने के लिए भी ठीक नहीं है। एकदम रोज अगर आपको उससे ही लेना चलता है आपका, कई लोगों को ये होता था, मैंने देखा है, जो सुबह उठते ही 100-200 छींके लेंगे। काफी आते थे ऐसे मेरे पास लोग, जिन बोलते हम सुबह उठते हैं, हमको 100-200 छींके आती है, जब तक वो छींक ना हो जाए तब तक हमारा दिन नहीं शुरू होगा। और वो अटकी रहती है, नहीं आई तो और मुश्किल है। तो एक सज्जन थे जो बोलते थे, मैं ऐसे तेज लाइट को या सूरज को देखता रहता हूँ कि मुझे छींक आ जाए। वो सूरज देख के छींक आ जाती है ना, तेज रोशनी देख के। तो इसका आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, छींक को ना, छींक जो होती है हमारी, बोलते हैं ना आछू, उसका हम्म, अंग्रेजी वर्ड है आछू, ACHOO। और हम्म। उसका फुल फॉर्म पता है क्या है? उसका एक फुल फॉर्म है, आछू ऐसे नहीं बोलते, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंपेलिंग हीलियो ऑप्थेल्मिक आउटबर्स्ट। ये टेक्निकल नाम है, आछू, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंपेलिंग, ACH, हीलियो ऑप्थेल्मिक आउटबर्स्ट। इसका मतलब पता है क्या है? हीलियो मतलब लाइट, ऑप्थेल्मिक मतलब हमारी आंख, आउटबर्स्ट मतलब कोई ऐसा बड़ा सा प्रक्रिया होना। तो तेज रोशनी को देख, जब हमारी आंखें देखती है, तो जो बड़ा सा एक प्रक्रिया निकलती है बाहर, उसको छींक बोलते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्योंकि ये ट्रेट होता है हमारे जीन्स में। कंपेलिंग मतलब रोक नहीं सकते इसको, होगा ही होगा, देखेंगे तो आएगी। तो ये ऐसे ही फनी है ये तो, खैर। पर अच्छू तो ये, एक तो वो स्टीम लेना, और दूसरा पता करना क्या है हमारे वातावरण में जिसके कारण ये हो रहा है। कई लोगों के आसपास वो कांग्रेस ग्रास होता है, या कोई कारण से होता है, या फिर आपके खाने में आप देखिए क्या हो रहा है। कई लोगों को आटे से होता है, कई लोगों को अगर अच्छे देसी गाय का दूध नहीं है, ये जो A1 दूध आता है, उससे होता है।
आप पता करिए आपके खाने में कोई एक ऐसी चीज होगी जिसके कारण ये हो रहा होगा, या आपके वातावरण में कोई चीज होगी जिससे हो रहा होगा। नहीं तो एसी से होता है। एसी या पंखा कई लोगों को नहीं सूट करता जब वो रात में सोते हैं, और उसके कारण ये पूरा साइनस सब ब्लॉक हो जाते हैं, और फिर सुबह वो एक अलग तरीके का एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। पर मेरे साथ सौंठ ऐसा और होता अजवाइन, हाँ, आपके साथ भी होता है। है। तो मैं एसी सौंठ चला और के सो जाऊंगा। अजवाइन, हाँ, ये होता ही है, कई लोगों को होता है। तो इसका भी एक तरीका होता है, जब सोते हैं ना तो कान ढक लीजिए कोई चीज से, तो उतना असर नहीं होगा। नाक नहीं ढकना होता है, कान ढकना होता है। अपने कई लोग ये नाक ऐसा ढकते हैं, फिर सांस नहीं होती, फिर उसको खोलते रहते हैं, फिर ढकते हैं, तो ना नींद होती है ना कुछ। कान ढक लेने से वो ठीक रहता है। पर सुबह उठते ही पानी लीजिए, उसमें अजवाइन और सौंठ डालिए। चाहे तो अगर आपको एसेंशियल ऑयल पसंद है तो एक बूंद यूकेलिप्टस ऑयल या फिर एक बूंद ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन आता है वो डाल लीजिए। बहुत, यूकेलिप्टस ऑयल तो कोई दुकान में ऐसे इंडिया में बहुत मिलता है। अपने यहाँ तो यूकेलिप्टस के पत्ते भी बहुत होते हैं, वो पत्ते लगा लीजिए, स्टीमर में साथ हम्म। में डाल दीजिए, और थोड़े अजवाइन और सौंठ डालिए और उसका स्टीम लेके देखिए, भाप लेके देखिए, काफी हद तक असर पड़ जाएगा। और अगर आपको कोई ऑस्टियोपैथ मिलता है उसके पास जाइए, वो लोग के पास टेक्निक होती है जिससे साइनस और ये सब खोल सकते हैं, यहाँ की हड्डियों को खोला जा सकता है, जिससे ये उतने ज्यादा असर नहीं करते। अच्छा, ठीक है, चलिए ये ट्राई करते हैं। ये कान कवर करने का तो तरीका आपने बहुत ही अच्छा बताया, चल आज ही ट्राई करूंगा। हाँ, अच्छा डॉक्टर अंकिता। एक पतला सा स्टोल दुपट्टा कुछ ले, कान ढक के सो जाए। अच्छा, एनडीटीवी पे केएच पूछ रहे हैं, क्या इज ईयर पंपिंग गुड फॉर यूआरटीआई? क्या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी छाती एक्सेट्रा और उससे ऊपर के इन्फेक्शन में ईयर पंपिंग से फायदा होता है? हाँ हाँ, देखिए, पर सिर्फ ईयर पंपिंग से नहीं होगा। ईयर पंपिंग, शोल्डर पंपिंग, पेट की पंपिंग सब करिए, क्योंकि ये सिस्टम तो एक ही है ना। देखिए, इधर की जो लिम्फ नोड होती है ना, कान के इधर उधर, ये डैंड्रफ होने से बढ़ती है, दांत का कोई इन्फेक्शन होने से बढ़ती है, कान के इन्फेक्शन होने से बढ़ती है। फिर गले की ज्यादातर बढ़ेगी अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो ईयर तो पंप करिए, साथ में शोल्डर भी करिए। ऐसे नहीं, ऐसे हम्म। ऐसे करिए, बल्ले बल्ले करिए, सब में पंप हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। जो पसंद जी। आता है वो करिए, करना पंप है। और पेट भी थोड़ा पंप करिए, थाइमस टैप करिए, सब करिए। कितना टाइम लगेगा सब करने में, पर ये बहुत अच्छा होता है। ये ईयर पंप से तो ब्रेन भी डेवलप होता है। ये आजकल बाहर में बना दिए, इसको सुपर ब्रेन योगा बोलते हैं। अपने तो यहाँ शुरू से था, कुछ किया, कोई बच्चे ने गलत किया, कान पकड़ के खड़े हो जाओ। हम्म। हाँ, हाँ, ये हमेशा पनिशमेंट होती थी। हाँ, यहाँ दक्षिण भारत में तो मंदिरों में है, कान पकड़ते हैं और गणपति जी के आगे उठक बैठक करते हैं, और फिर सर पे ऐसे ऐसे मारते हैं। तो ये प्रक्रिया है हमारे दक्षिण भारत के मंदिरों में। और इसको बाहर बोल रहे हैं सुपर ब्रेन योगा, कान पकड़ के उठक बैठक करना। तो ऐसे पकड़ते हैं और उठक बैठक करते हैं, इससे बोलते हैं मस्तिष्क एकदम बढ़िया हो जाता है। तो अगर छोटे बच्चे करें तो मस्तिष्क बहुत अच्छा डेवलप होता है इससे। और बड़े में भी कर सकते हैं, इंटेलिजेंस तो सब उम्र में चाहिए। अच्छा, चलिए आपने मस्तिष्क को डेवलप करने और इंटेलिजेंस की बात की, तो रमेश पूछ रहे हैं कि मैडम, खाने में क्या लें कि रोज अच्छी पढ़ाई हो सके? मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ रोज, तो उससे पंद्रह मेरे घंटे ताकि बॉडी में एनर्जी रहे, तो मैं ऐसा क्या करूँ? 15 घंटे पढ़ना, तो पहले आप अपने पढ़ाई के घंटे कम करिए। देखिए, लंबा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, स्मार्ट पढ़िए। ये इस पे, यही वो मेरे जो टीचर्स है बाबा दिनेश पे, उन्होंने बहुत बढ़िया किताब लिखी है, रेडी स्टडी गो, जिसमें जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं, स्मार्ट वेज टू लर्न है, कि अच्छे से कैसे पढ़े, अच्छी टेक्निक्स कैसे हो कि हम अच्छा पढ़ सके। उसमें तो ये सब बताया हुआ है कैसे क्या करने का, कि पढ़ाई अच्छे से कर सके, फ्रेश रहे। पर फिर भी मैं आपको एक दो चीजें बताती हूँ कि पढ़ते उसमें ही है, असल में रेडी स्टडी गो में ही बहुत अच्छे से बताई है इन लोगों ने, कि हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, इसको थोड़े समय फोकस एक्टिविटी चाहिए, कि एकदम ध्यान देके कुछ कर रहे हैं। और थोड़े समय डिफ्यूज एक्टिविटी चाहिए, मतलब एकदम माइंडलेस, कुछ मतलब नहीं ऐसा, जिसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। और ये बहुत जरूरी होता है। अगर एक तो होता है 15 घंटे पढ़िए, पर आप ये भी तो चाहते हैं ना कि वो आपके दिमाग के अंदर रहे। वो दिमाग के अंदर रहे, इसके लिए मस्तिष्क के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो आप 1 घंटा अगर आपने
एकदम ध्यान लगा के पढ़ाई की। उसके बाद 15 से 20 मिनट कुछ एकदम माइंडलेस चीज करिए, जैसे गाना सुनना। अभी फोन पे गेम खेल रहे तो फिर से दिमाग लगाने वाला गेम खेलने से नहीं चलेगा। कुछ तो बाहर वॉक पे चले गए, कुछ गाना गुनगुनाया, लेट गए, अपना घर पे कुत्ते बिल्ली कोई पालतू है जानवर उसके साथ खेल लिया, हुँ, किसी एकदम अपने कोई मित्र से बात कर ली। तो ये ब्रेन को डिफ्यूज एक्टिविटी, फोकस एक्टिविटी दोनों चाहिए। फिर दूसरा क्या, एक तो वैसे तो बोलते ही हैं बादाम खाना, अखरोट खाना, ये सब से दिमाग बढ़ता है। पर एक और चीज है, मैंने कहाँ तो पढ़ी थी। अम, ये पारिजात के फूल होते हैं ना, हुँ, हुँ। पारिजात के फूल या पत्ते, वो भी हमारे नर्व्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो उनको पानी में डाल के उबाल के रात में पिए तो नींद और ये सब भी अच्छी होती है, एंजाइटी भी अच्छा होता है, पर वो भी अच्छे होते हैं दिमाग के लिए। तो वो तो है। और मेमोरी और ये सब की टेक्निक्स होती है, पता है ज्यादा घंटे पढ़ने से अच्छा होता है स्मार्ट तरीके से पढ़ना, कि आपको 15 घंटे देने ही ना पड़े, आपका काम 4-5 घंटों में हो जाएगा। पर वो स्मार्ट तरीके से बहुत कुछ होता है, ये तो ब्रेन का तो एक अलग से ही पूरा वो है। पर हाँ, वो ही अच्छा शाकाहारी खाना, अलग अलग रंगों की सब्जियां, अलग अलग रंगों के फल, अलग अलग तरीके के ग्रेन्स भी, एक ही आटा पे चावल पे नहीं चिपके रहना, बाजरा, जवारी, रागी, सिंघाड़े का, कुट्टू, सब तरीके का, ये सब हमारा कंप्लीट मील है। अपना जो हम तो मैं आज ही किसी को बता रही थी, बोले वो खाओ जो हमारी दादी नानी खाया करती थी, वो ही सही हाँ, था। उनको दिक्कत ही नहीं हुई कभी, उनके दांत थे हमेशा, उनके बाल अच्छे थे, एंड तक एकदम अच्छी खासी चलते फिरते काम करते रहते थे, जल्दी से रोग नहीं पकड़ते थे। ये सब अभी चालू हुआ है। एग्रीड। हम्म। तो बीएनडी टीवी पे शिला फर्जी, तो एक तो अभी सचिन श्रृंगारे जी ने पूछा कि हाउ टू गेट गुड हेयर। तो सचिन जी, आपको जवाब मिल गया होगा, अपनी दादी नानी वाला खाना खाएं तो स्किन भी अच्छी रहेगी, बाल भी अच्छे रहेंगे, सेहत भी ठीक रहेगी। ठीक है। लेकिन याद रखें, दादी नानी तो ये वाले डॉक्टर अंकिता वाले स्ट्रेचेस भी नहीं करती थी, क्योंकि तो डॉक्टर अंकिता ने अभी नहीं, वो करते थे, आपको पता है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, आप सिलबट्टा जानते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। पुराने जमाने में सिलबट्टा होता था, हम्म। सिलबट्टे पे सारे, अभी मिक्सी आई है ना, धनिया चटनी, लहसुन चटनी, कुछ पीसनी होती तो सिलबट्टा ये एक्शन देता था हाथ का, वो ऑटोमेटिक ये पंप करता था। अच्छा। चक्की चलाते थे, हम्म। ऑटोमेटिक सारा पेट पंप हो जाता था। राइट। और वो कोर के लिए भी बहुत अच्छा है, लास्ट टाइम आपने बताया था। अच्छा है, वही तो, ये लोग पहले से करते थे। इनकी लाइफस्टाइल में इतना हिलना डुलना था पहले, वो मथना, वो जो करते हैं ना, चीजें पीसते थे, मथते थे, अपने आप सब पूरा शरीर पंप करता रहता था इनका। इनसे तो रिलेटेड एक और क्वेश्चन। पहले इतने कंक्रीट के वो नहीं होते थे। तो अगर आप वो पहले जैसे वो घास हो गई, बीच हो गया, सैंड हो गया, बालू हो गया, मट्टी हो गई, इन सब पे चलेंगे, अपने आप को कभी उंगली पे आना, कभी एड़ी पे आना, ये सब करना पड़ता ही था। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी तो ऑब्जर्वेशन। ये तो था, ये लोगों के स्ट्रेच, इनको जरूरत नहीं थी स्ट्रेचेस की, क्योंकि इनके रोजमर्रा के जीवन में सब स्ट्रेच हो जाते थे। अपना नहीं है, नीचे गाड़ी खड़ी है, चलो कम चलते हैं, लिफ्ट है, सीढ़ियां, तो सीढ़ियों चढ़ने उतरने की आदत चली गई, सब चला गया है अपना, जो धीरे बिल्कुल धीरे ठीक। वापस जाना है उसको। अग्रीड, कंप्लीटली अग्रीड। तो इसी से रिलेटेड शिला परजुली जी पूछ रही हैं, लास्ट टाइम यू मेंशन अबाउट योगा फॉर लिम्फेटिक सिस्टम, कुड यू प्लीज इलैबोरेट हाउ मेनी टाइम्स अ डे वी कैन डू दीज सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेस। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम के लिए योगा बताया है डॉक्टर अंकिता ने, वो शिला जी पूछ रही हैं कि कितनी बार दिन में करना चाहिए। हाँ, तो ये तो देखिए, वैसे तो आप एक एक पंपिंग को 10 बार करिए। जैसे कान है तो 10 बार ऊपर नीचे किया, कंधे हैं 10 बार ऊपर नीचे किया, इधर 10 बार मारा, पेट है, कपाल भाती, अगर बीपी ये सब नहीं है तो ही करे, बीपी है तो ना करे, हार्ट की बीमारी है तो ना करे, वरना कपाल भाती कर रहे हैं तो 3 राउंड 10-10, 15-15, 20-20, जितना आप कर सकते हैं, सांस फूले बिना जितना कर सकते हैं उतना करिए। अग्निसार भी, अग्निसार तो आपकी सांस पे निर्भर करता है, जो पेट अंदर नीचे, अंदर बाहर पंप करना है,
वो आपकी सांस पे निर्भर करता है। तो वैसी 2 सांसें 3 सांसें कर लीजिए। फिर तितली जैसे पैर ऊपर नीचे करना है, वो 10-12 बार कर लीजिए। और ये एड़ी पे आना और उंगली पे आना, पैर के अंगूठों पे, ये टोज पे आना, हील्स पे आना, उंगलियों पे और एड़ियों पे आना, ये 20-25 बार ऊपर नीचे। तो एक ऊपर नीचे जाने को एक गिने, तो ऐसा 20-25 बार कर लीजिए। बहुत है, दिन ठीक में है, एक बार भी करेंगे तो बहुत है। ठीक है। और अभी जी ने मेरा अभी तक का फेवरेट क्वेश्चन पूछा कि मेडिटेशन से भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है क्या और कैसे करें, प्लीज ये बताइए। तो देखिए, आपके साथ मैं मेडिटेशन कराऊंगी एक के तो ध्यान आपको सबको। और प्राणायाम है ना, योग प्राणायाम, देखिए सुदर्शन क्रिया पे तो पूरी रिसर्च है कि कैसे सुदर्शन क्रिया से इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है लोगों की। सुदर्शन क्रिया पे पूरा ये है, सॉरी, सुदर्शन क्रिया पे पूरा का पूरा रिसर्च है। और साथ में वैसे तो अपना ये क्या इम्यूनिटी किट नाम है, अपना शिशी तत्वा का इम्यूनिटी किट है, वो आप उस पे सर्च भी करेंगे तो अभी आयुष मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर बताया है, उन्होंने खुद लिखा, ये काबासुरा कुदीनीर करके है, टर्मरिक प्लस है, ये सब का भी बहुत फायदा है हमारे इम्यून सिस्टम पे, रोज में ले सकते हैं ये, कि बच के रहें हम, अच्छा रहे। और स्पेशली जो सीनियर सिटीजन है उनको तो लेना ही चाहिए। और सुदर्शन क्रिया सीखे तो वो सबसे अच्छा है, उससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। हमारे इतने लोगों को हमने देखा, हमारे कुछ टीचर्स भी, उनको अगर हुआ भी तो इतनी जल्दी 2 दिन 3 दिन में ठीक हो गए, उनको कोई सिम्टम ही नहीं आया। तो वो बहुत अच्छा है सुदर्शन क्रिया सीखना। और वैसे तो प्राणायाम करना, अलग अलग तरीके की, प्राणायाम में क्या है, अलग अलग प्रक्रिया से सांस जो लेते हैं छोड़ते हैं, अलग अलग तरीकों के प्राणायाम से भी बहुत फायदा होता है। और ध्यान तो है ही। देखिए, आपको पता है इम्यून सिस्टम की एक और रिसर्च है जो बोलते हैं जितना तनाव होता है उतनी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो तनाव मुक्त जब हम रहते हैं तो इम्यूनिटी बढ़िया रहती है। तो तनाव मुक्त रहने का एक बहुत अच्छा तरीका है ध्यान करना। और ऐसे ये 1 दिन 2 दिन ध्यान करने से नहीं होता, रोज में शामिल करना होता है इसको। एक खुशहाल मन होता है ना, तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप अच्छी रहती है। इस पे एक और था, ये बोलते हैं ना कि कई लोगों का बोलते हैं ना कि बीमार है, अस्पताल में है, कोई भी बीमारी हो, चाहे फ्रैक्चर हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो वो अस्पताल में एक स्तर पर ठीक हो रहे होते हैं, पर जैसे ही घर आते हैं बहुत जल्दी ठीक होने लग जाते हैं। होता है ना कई लोगों के साथ, क्योंकि घर आते हैं तो वो मन थोड़ा ठीक हो जाता है। एक अस्पताल में वो उस माहौल में लगा रहता है ना, इतना तनाव सा रहता है, कब निकलेंगे, इतनी दवाइयां, इतना कुछ। घर आते हैं अपने आप तनाव थोड़ा कम होता है, अपने आप जल्दी ठीक होते हैं लोग, अपनों के बीच में, अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे वातावरण में जल्दी ठीक हो पाते हैं। तो तनाव मुक्त शरीर इम्यूनिटी अच्छी रखता है। तनाव होने से इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहती। इसलिए जो लोग स्ट्रेस ज्यादा होते हैं उनको इधर उधर दर्द होना, कुछ ना कुछ बीमारी आना, वो भी ज्यादा होता है। ठीक है। तो सो ध्यान करने से तनाव जाता है। ओके, ग्रेट। सो आराधना चौहान जी, आप अभी डॉक्टर अंकिता ने बताया कि ध्यान करने से स्ट्रेस जाता है, और हमारे साथ बाबा और दिनेश दोनों दोनों ही जुड़ चुके हैं जो डॉक्टर अंकिता के टीचर रहे हैं। तो आराधना जी पूछ रही हैं कि मैम, मैं कुछ पढ़ती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता। सो बाबा ने इसके बारे में बताया था कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो उससे ब्रेन के जो 3 रीजन होते हैं जो जिनसे याददाश्त बनती है, वो तीनों ही बड़े होते हैं, और इससे इस पे रिसर्च भी हो चुकी है। सो आराधना जी, आप मेडिटेशन करेंगी तो आपको स्ट्रेस फ्री तो रहेंगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, और आपकी मेमोरी भी बेटर होगी। डॉक्टर अंकिता, आप हैं उधर? लगता है हमारा अभी थोड़ी सी देर के लिए उनसे कनेक्शन टूट गया, हम अभी कनेक्शन दोबारा बना लेते हैं। इतनी देर आपके और सवाल पढ़ते हैं। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि गले में बहुत दर्द रहता है, इसका कोई इलाज बताइए। तो अभी डॉक्टर अंकिता जैसे वापस आती हैं उनसे पूछते हैं। आराधना चौहान जी, आपको हेयर फॉल रहता है, वो हेयर फॉल के लिए भी मैं बताया अभी डॉक्टर अंकिता ने कि
आप अगर अच्छा अपना डाइट रखेंगे तो आपको हेयर फॉल की जो समस्या है समय से, देखिए कुछ हेयर फॉल होना तो नेचुरल है, सब समय के साथ होता ही है। लेकिन अगर आपका समय से पहले ज्यादा हेयर फॉल होने लग गया है तो आप अपना डाइट पे ध्यान दें, स्ट्रेस फ्री रहें और डॉक्टर के पास जाके भाई चेकअप करा लें, कोई अंडरलाइन कंडीशन ना हो जिसकी वजह से अर्ली हेयर फॉल हो रहा है आपको। फिर अम, विजय पत्तर जी पूछ रहे हैं कि इज ऑस्टियोपैथी यूजफुल फॉर आर्थराइटिस पेन। सो क्या ऑस्टियोपैथी से आर्थराइटिस पेन में मदद मिलती है? लास्ट टाइम जब हमारे साथ डॉक्टर डॉक्टर अंकिता जुड़ी थी तो उन्होंने बताया था कि आर्थराइटिस में भी ऑस्टियोपैथी बहुत फायदेमंद है। किसी एक क्वालिफाइड ऑस्टियोपैथ के पास जाना बिल्कुल भी ना करें। इधर थोड़ा पावर का इशू चल रहा है तो बीच में सडनली चला गया था। नो वरीज, चलिए डॉक्टर अंकिता आ गई वापस हमारे साथ। तो डॉक्टर अंकिता, वैसे 9 बज गए हैं। हम्म। हमने मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता, क्लियरली सवाल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम्म। लेकिन आई थिंक अब समय है कि हम अपना जो मेडिटेशन हमने प्रॉमिस किया था वो शुरू करें, वरना हम आपके साथ कई और घंटों बैठे रह जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ, तो वही थोड़ा ध्यान के पहले थोड़ा सा हिल लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा उंगलियों को झटके, सर को भी। हिलना डुलना ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है। सिर्फ हिलते डुलते रहें, चलते फिरते रहें, व्यायाम करते रहें तो ही बहुत अच्छा है। और हंसना, तनाव मुक्त रहना भी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पंपिंग ही कर लेते हैं, कान ऊपर नीचे, कंधे ऊपर नीचे, कंधों को घुमाते हैं, आगे से पीछे, पीछे से आगे। थोड़ा सा ऐसे ही हिलते हैं, एक पेंडुलम जैसे घड़ी के, दाएं और बाएं, आगे और पीछे। थोड़ा ट्विस्ट। और अब स्थिर बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, आंखें बंद, कंधों को ढीला छोड़ दें और अपनी श्वास पर ध्यान दें। हर अंदर जाने वाली श्वास शरीर को ऊर्जा देती है और हर बाहर जाने वाली सांस शरीर को विश्राम देती है। हर बाहर जाने वाली सांस के साथ शरीर को और विश्राम दें। अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जो भी आसपास आवाजें हों, किसी के बात करने की आवाज, कुछ बर्तनों की आवाज, या लोगों के इधर उधर चलने फिरने की, कोई गाड़ी की आवाज, एसी की आवाज, कोई भी आवाज हो, उसे स्वीकार करें, उसे रहने दें। वो आवाजें हैं पर हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
केवल अपने शरीर और अपनी श्वास पर ध्यान रखें। स्थिर शरीर में सांस अंदर बाहर आ जा रही है। सांस अंदर आकर पूरे शरीर का पोषण करती है और जब बाहर जाती है पूरे शरीर को विश्राम देती है। बस इसी सांस के आवागमन पर ध्यान दें। एक और लंबी सांस अंदर और बाहर और ढीला छोड़ दें। इस वक्त कुछ जानना नहीं है, इस वक्त कुछ करना नहीं है। इस वक्त कुछ भी नहीं है, बस ये स्थिर शरीर और इसके अंदर बाहर करती सांस। बस सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते शरीर के एक एक अंग को विश्राम दें। दोनों पैर, दोनों घुटने, जंघा, नितंब, कमर, पेट और नाभि का हिस्सा, पीठ का हिस्सा। सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते शरीर के पूरे निचले हिस्से को विश्राम दें। छाती, कंधे, दाहिना हाथ, बायां हाथ, गर्दन, चेहरा, सिर, सर के ऊपर का हिस्सा, पूरा शरीर। एक और सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर को विश्राम दें। ये शरीर ईश्वर की तरफ से एक अद्भुत देन है। इस शरीर के द्वारा हम सारे अनुभवों को महसूस करते हैं। इस शरीर के द्वारा हम सारी भावनाएं, अपने विचार, सब कुछ अभिव्यक्त करते हैं। इस शरीर के लिए धन्यभागी हो जाएं। इस शरीर की रोग निरोधक शक्ति के प्रति धन्यभागी हो जाएं। और विश्राम करें।
सभी प्रयत्न छोड़कर विश्राम करें। कुछ नहीं करना है, सभी चिंताओं से मुक्त, सभी जिम्मेदारियों से मुक्त, केवल विश्राम, आराम। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे धीरे शरीर में हल्के फुल्के हलचल ले आए। उंगलियों को, गर्दन को हल्का फुल्का हिलाएं। शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। और अपना समय लेते हुए जब भी मन करे धीरे से आंखें खोल सकते हैं। डॉक्टर अंकिता, बहुत ही वंडरफुल था। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा कि डॉक्टर अंकिता ने आज आपसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ बहुत अच्छे टिप्स शेयर किए। हल्दी उसमें बहुत ज़रूरी है। उन्होंने आपको एक CCF टी का भी बताया, जो ये अपना देसी नुस्खा है, इसको बाहर एक अच्छे पैकेज में डाल के बस बेचा जा रहा है। इन्होंने आपको नाम देखिए, CCFT क्या फैंसी लगता है। अभी धनिया जीरा सौंफ बोलेंगे तो कुछ नहीं लगता है ना। धनिया जीरा, इसको हम DJS करके बेचेंगे हम। इसमें कोई ना कोई DJS करते डीजे। हैं। और उन्होंने बहुत एक अच्छा बताया कि आपको इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए शरीर में मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो या तो आप खुद से बैठ के कुछ पंपिंग करें जैसे उन्होंने बताया, या फिर आप एक्टिव रहें, घर के काम करें, कुछ योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। इससे भी आपकी इम्यूनिटी में अपने आप बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन ये एक बात ध्यान रखिए कि ये ओवरनाइट नहीं होता है, 1 दिन 2 दिन में नहीं इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ये आपको अपने दिनचर्या का इसको हिस्सा बनाना पड़ेगा। और इम्यूनिटी बढ़ानी है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिर्फ बातें करने से तो इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं। आप मेहनत करेंगे तो आपका फल भी मिलेगा। तो डॉक्टर अंकिता, इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके साथ फिर से बात करने का हमें सौभाग्य मिला। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आप सबके साथ शेयर करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डॉक्टर अंकिता। गुड नाइट। गुड बाय। नाइट। थैंक यू। बाय। बाय।